1989-90 के दशक में कश्मीर में ऐसा क्या हुआ, पंडितों के साथ ऐसा नरसंहार क्यों हुआ, ये घटना अकस्मात थी या इतिहास की दबी हुई घटनाओं के नीचे थी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखेंगे कि जो ये कश्मीर में 89-90 में नरसंहार हुआ वो अकस्मात हुआ या ऐतिहासिक घटनाओं के नीचे दबी हुई कोई परत थी। क्या ये कश्मीर पंडित वहाँ के मूल निवासी थे या बाद में जाकर बसे, इस पे भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसका वैश्विक राजनीति या वैश्विक घटनाओं का इस घटना पर कोई प्रभाव है या अकस्मात उत्पन्न हो गई ये घटना। इससे पहले आप जम्मू कश्मीर का मैप देखिए, ये पहले वाला मैप है जिसमें एक दिख रहा होगा पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। अब 2019 के बाद वाला मैप देखिए जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब देखते हैं ये कश्मीर पंडित, इनका इतिहास का क्या है, ये कश्मीर में कब से थे। तो मौर्य सम्राट अशोक 272 बीसी से शासन था इनका। तो अशोक के टाइम में भी कश्मीर भारत का हिस्सा था, कुषाण शासक कनिष्क के टाइम में भी कश्मीर भारत का हिस्सा था। और इसके बाद हर्षवर्धन हर्षवर्धन के समक्ष कश्मीर के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया या भारतीय शासन का अभिन्न अंग हो गया। और यहीं से इसी शासन काल में कश्मीर में जाकर जो कश्मीरी पंडित हैं वो जाकर बस गए। कश्मीरी पंडित नाम सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले ब्राह्मण, और ये मुख्यतः सारस्वत ब्राह्मण है। सारस्वत ब्राह्मण है और हर्षवर्धन के काल से बसे आ रहे हैं। बहुत पुराना इतिहास है इनका, 5000 साल पुराना इतिहास है जब से ये लोग वहां के मूल निवासी हैं। जो सारस्वत ब्राह्मण है सरस्वती नदी के किनारे, इन्हीं को कश्मीरी पंडित कहा जाता है। कश्मीरी पंडित कहा जाता है। तो इतिहास तो इनका बहुत पुराना है, 5000 साल पहले का पुराना इतिहास है। अभी देखते हैं, अभी आते आते ये जो ब्राह्मण है ये 3 भागों में, पहला वनवासी, दूसरा मालवासी, तीसरा बोहरिस। कश्मीर ब्राह्मणों में 3 भागों में बट चुके हैं। सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले ब्राह्मणों को कश्मीरी ब्राह्मण कहा गया है, कश्मीरी पंडित कहा गया। ये कश्मीरी पंडित 3 भागों में या रहन सहन के आधार पर या अपना बिजनेस के आधार पर 3 भागों में विभाजित है। पहला वनवासी, ये वनवासी वो पंडित हैं जो प्राचीन काल या 5000 साल पहले से, ये जब हर्षवर्धन के काल से बसे थे, जब से रहते हुए आ रहे हैं प्राचीन ब्राह्मण, उन्हें वनवासी कहा गया। दूसरे ब्राह्मण है मालवासी, ये वो ब्राह्मण है जो एक बार कश्मीर में जाकर बस गए घाटी में, फिर उसके बाद कितनी भी स्थिति खराब हुई, कितना भी कुछ हुआ, लेकिन ये वहीं बसे रहे, ये अपनी आवास या अपना घाटी छोड़ के नहीं आए। और तीसरे ब्राह्मण है बोहरिश, ये वो ब्राह्मण है जो घाटी में अपना बिजनेस करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, उन्हें बोहरिश कहा गया। तो जो सारस्वत ब्राह्मण है इन्हीं के ये 3 भागों में विभाजित हो गए, कोई रहन सहन के आधार पर, बिजनेस के आधार पर। तो ये 3 तरह के पंडित रहते हैं। अब देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम कितना अमन चैन था, हिंदू राजा था, राजा हरि सिंह, और मुस्लिम प्रजा थी, आपस में बहुत प्रेम था, और यह 6 लाख के करीब ये हिंदू कम्युनिटी भी थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राजा हिंदू हरि सिंह, प्रजा मुस्लिम, और
घाटी में काफी अमन चैन कायम था। लेकिन जब जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद संविधान लिखा गया, तो संविधान में भाग 21 आर्टिकल 370 दिया गया, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए। लेकिन ये लिखने के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये हम ये प्रोविजन दे रहे हैं गलत है, इससे भारत कश्मीर है जो भारत का अभिन्न हिस्सा न लगेगा, कुछ समय बाद इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो 370 में अलग प्रोविजन दिया गया। अब 370 को हटाने की बारी आई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कुछ समय बाद हटा दिया जाएगा। और कश्मीर में जब स्वतंत्र हुआ तो लैंड रिफॉर्म कुछ इस टाइप के आए, भूमि सुधार स्वतंत्रता के टाइम कुछ इस टाइप के आए कि जो वहां के ब्राह्मण थे या सिख थे, अधिकतर कश्मीर छोड़ के इधर उधर शिफ्ट हो गए, लगभग 5% रह गए और यहां से ये लोग अल्पसंख्यक हो गए। अल्पसंख्यक हो गए तो जनसंख्या में कम हो गए। इनमें सिख भी है, कश्मीरी पंडित भी है। तो जो आर्टिकल 370 है, इसे हटाने का प्रयास नहीं किया गया सरकारों द्वारा, लेकिन 1975 इंदिरा गांधी पीएम बनी। इंदिरा गांधी पीएम थी और जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला इनकी पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट। इनके पुत्र हैं फारूक अब्दुल्ला और इनके पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला। तो जब 1975 में इंदिरा गांधी पीएम थी और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम थे, तो इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ जिसे अब्दुल्ला और गांधी समझौता कहा जाता है। इनमें पहली बार विचार किया या पहली बार समझौता किया कि धारा 370 या आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए। तो दोनों सरकारें सहमत हो गई और जम्मू कश्मीर में इनकी सरकार द्वारा चुनाव हुए, फिर इनकी सरकार बन गई। तो दोनों में यह समझौता हुआ 370 को हटा दिया जाए। लेकिन अब विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं 1980 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया। तो जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में आ गया तो अमेरिका कैसे पीछे रह जाएगा? अमेरिका भी पीछे अफगानिस्तान में आ गया कि कहीं सोवियत संघ इस पर कब्जा ना कर ले। तो अमेरिका ने क्या किया, एक नया कम्युनिटी या एक अलग तरह के लोग खड़े कर दिए जिन्हें जिहाद कहा गया, जिहादी। ये अमेरिका की देन है। 1980 में अमेरिका ने एक ये लोग ग्रुप खड़ा कर दिया। ये लोग क्या थे? ये लोग इस्लामिक स्टेट चाहते थे। अब ये जिहादी पहले तो अफगानिस्तान में ही हो रहा था, फिर उसके बाद सीरिया में हुआ, ईरान इराक में भी इस तरह की घटनाएं होने लगी और भारत में भी एक राज्य था पंजाब में भी कुछ अलगाववादी समूह थे, वो स्वतंत्र देश खालिस्तान की मांग करने लगे। ये समकालीन घटनाएं विश्व में चल रही थी और भारत में भी कुछ घटनाएं चल रही थी। अब ये जिहादी अफगानिस्तान से फ्री हो गए। अब देखते हैं कहां पर आया जाए। तो आपने कश्मीर का मैप देखा होगा तो वहां है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन कभी भी पाकिस्तान इसको POK नहीं कहता, इसको पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर। या उसका मतलब है कि जो ये वाला कश्मीर है ये आजाद है और जो भारत वाला कश्मीर है वो भी आजाद हो जाए। तो इन लोगों को ये बात काफी अच्छी लगती है। तो ये लोग इधर से फ्री हो गए, इधर से फ्री होते होते भारत में आ गए।
1984 के दशक में, 1982-83 से 84 के दशक में आ गए। अब यहाँ आ गए और इधर इन दोनों में समझौता हो चुका था 370 को हटाने के लिए। तो ये जिहादी बोले कि हम इस कश्मीर को स्वतंत्र करना चाहते हैं, अलगाववादी या प्रो पाकिस्तानी, और आप यहां से 370 हटा के इसे भारत में मिला देना चाहते हैं। तो इन्होंने इधर आके जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट या प्रो पाकिस्तानी समूह का गठन किया। ये अलगाववादी है, अलगाववादी। ये कश्मीर की स्वतंत्रता के समर्थक हैं और उसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। तो सरकार इन पर दबाव डालने लगे, फारूक अब्दुल्ला पर जो सीएम है। तो 84 में इन्होंने क्या किया, लगभग 2500 गांवों के नाम बदल के इस्लामिक नाम रख दिए और जितनी सरकारी इमारतें थी वो एक हरे रंग में रंगने लगी। तो ये बात इंदिरा गांधी ने देखा, इंदिरा गांधी ने इनका तख्ता पलट करा दिया और इनके ब्रदर इन लॉ जीएम शाह अगले चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन ये जीएम शाह इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इधर 84 में एक घटना और घटती है। JKLF का फाउंडर मेंबर होता है मकबूल भट्ट। उसको दिल्ली में मकबूल भट्ट को 1984 दिल्ली के तिहाड़ जेल में इसको फांसी दे दी जाती है। और ये JKLF का फाउंडर मेंबर है और अलगाववादी संगठनों का प्रिय नेता है। तो इसकी फांसी में ये लोगों को और उत्तेजना हुई और ये विद्रोह इनके अंदर उत्पन्न हुआ। अब क्या है ना, जब फांसी दी गई तो यहाँ अलग अलग और विरोध किए जाने लगे और तभी जीएम शाह की सरकार बर्खास्त हो गई या सरकार से हट गई है। अब 86-87 में चुनाव हुआ तो जो अलगाववादी JKLF ने एक नया संगठन बनाया, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF बना और चुनाव लड़ा। ये लोग हैं अलगाववादी और प्रो पाकिस्तानी इसमें MUF में। लेकिन ये लोग 86-87 के चुनाव में हार गए। जनता समझदार थी, जनता को पता था कि अगर ये लोग जीत गए तो घाटी में जो शांति है उसको खत्म कर देंगे, नरसंहार होगा, इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, किसी को जीने नहीं देंगे। और जनता लोकतंत्र की समर्थक है। तो ये MUF वाले 86-87 का चुनाव हार गए। हारने के बाद फिर सीएम बने फारूक अब्दुल्ला, दोबारा सीएम बने फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला सीएम बन के आए तो 1989 में इधर केंद्र में विश्व प्रताप सिंह या VP सिंह की सरकार आ गई। मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। और इधर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम थे। और MUF जो संगठन था वो भी हावी था जम्मू कश्मीर पर। और इधर मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई। अब इनका जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने एक व्यक्ति का विरोध किया जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनाए जा रहे थे, उनका नाम था जगमोहन। जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनाने की चर्चा की जाने लगी केंद्र सरकार में। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें गवर्नर मत बनाओ, अगर ये गवर्नर बन गए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। जगमोहन की एक बुक है द फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर।
दी इन कश्मीर। इस बुक में जगमोहन साहब ने इस पूरे घटना के बारे में लिखा हुआ है, द फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो इधर सरकार बन गई और जगमोहन को गवर्नर बना के भेजा गया जम्मू कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। वहां क्या हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया और जगमोहन उसके गवर्नर या राज्यपाल थे। अब क्या स्टेट प्रशासन से बिल्कुल फ्री हो गए, पुलिस वगैरह जो सरकारी जितनी मशीनरी थी वो फ्री हो गई, एमयूएफ इधर हावी हो गया। तो इन्होंने पहली अब इधर ये सीएम है, इधर बीपी सिंह पीएम है और जगमोहन सिंह जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनाए। तो इन दोनों में आपसी विवाद है, स्टेट में और सेंट्रल में, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया इसी कारण। और उधर ये एमयूएफ ग्रुप आजादी के लिए काम करने लगा 1984 से, कश्मीर की आजादी के लिए। तो पहली जो घटना हुई, पहले जो व्यक्ति को मारा गया सितंबर 1989, पंडित टीकालाल टपलू। पंडित टीकालाल टपलू। पहली जो सरेआम हत्या हुई ये इनकी हुई, पंडित टीकालाल टपलू की। ये वो व्यक्ति हैं जो मकबूल भट्ट को फांसी दी, ये एडवोकेट हैं और इन्होंने इसके विपक्ष में केस लड़ा था, इनकी सरेआम हत्या हुई। फिर इसके स्टेट मशीनरी फेल हो गई और सेंटर का इतना वो नहीं है वहां पर। तो 1989 से और 90 के बीच नरसंहार होने लगा। और ये नरसंहार कौन कर रहे हैं, जो एमयूएफ अलगाववादी या प्रो पाकिस्तानी सदस्य है। अब वहां के मुस्लिम बचाना चाहते हैं, लेकिन बचाएं कैसे, इनके पास हथियार है, डर उनको भी है। तो ये ब्लेम लगाना गलत है कि किसी एक कम्युनिटी ये अलग है, ये पाकिस्तान समर्थित है एमयूएफ या अलगाववादी है। कश्मीर में एमयूएफ संगठन है, ये जो नरसंहार के लिए दोषी है ये लोग हैं। जो कश्मीरी मुसलमान हैं या जो भारतीय मुसलमान हैं वो लोग इसके दोषी नहीं है। अब उन्हें डर था, बचाएं तो बचाएं कैसे, अब बचाते तो ये लोग उन्हें भी नहीं छोड़ते, सीधी उन्हें भी धमकी दी गई। तो लेकिन ये जो नरसंहार है उसके पीछे भारतीय मुसलमान या जो कश्मीरी मुसलमान है या एक कम्युनिटी है वो नहीं है, उसके पीछे ये लोग हैं एमयूएफ, मुस्लिम यूनियन फ्रंट। ये लोग वो लोग हैं जो कुछ जेकेएलएफ के सदस्य हैं और प्रो पाकिस्तानी है, अलगाववादी है, जो जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता चाहते हैं। इन लोगों का सारा किया हुआ नरसंहार है, ये पाकिस्तान समर्थित है एमयूएफ या अलगाववादी है। फिर यहीं से नरसंहार होने लगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर सहम जाते हैं लोग। बहुत बुरी घटनाएं हुई, लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, रेप करके एसिड में जला दिया गया, लाइन में लगा के गोलियां दी गई, बहुत सारी घटनाएं हुई। लेकिन न तो समय रहते केंद्र सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई की और न तो समय रहते राज्य सरकार ने कोई ऐसी कार्रवाई की। इसके बाद 1990 के लास्ट में 1990 के लास्ट में भारतीय सेना को वहां उतारा गया। भारतीय सेना ने 15 साल ऑपरेशन चलाया और जितने अलगाववादी थे सबको ढूंढ के मारा। ये काम अगर पहले ही हो जाता तो ये नरसंहार रोका जा सकता था। लेकिन जब आपके पास विश्व की सबसे अच्छी सेना है, फिर भी केंद्र सरकार अपना अलग इंतजार कर रही है और इधर गवर्नर भी सेना को पहले उतार देते तो ये सारा नरसंहार ही नहीं होता। और फिर इसके बाद 15 साल ऑपरेशन चलाया। फिर उसके बाद सेना ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया, जिससे वहां पे लोगों में अमन और शांति कायम हो सके,
लोगों को आपस में मेलजोल बढ़ाने, तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया। उसके बाद मनमोहन सरकार ने लोगों को वहाँ वापस बसाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने जो लोग वहाँ बसेंगे उन्हें नौकरी और आवास मुहैया कराने की बात कही, लेकिन पहले ही डर इतना था 89-90 का, लगभग 3,500 लोग ही वहाँ बस पाए। ये वर्तमान सरकार है, इसने भी बहुत सारे प्रयास किए, 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर का सबसे बढ़िया काम किया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। इससे और अमन चैन कायम हुआ। तो अब फिलहाल धरती का स्वर्ग है कश्मीर, भारत का स्विट्जरलैंड, वो अब शांति के रास्ते पर है और सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठाई जा रही है।